आज की चर्चा का विषय है जो पीटी से आने वाले लोक प्रशासन एवं सुशासन से संबंधित जो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि व्यवहारवादी उपागम की प्रमुख रीढ़ क्या है। तो पहला ऑप्शन है कार्यवाही से पूर्व आकलन, दूसरा कार्यवाही के बाद प्रतिपुष्टि, तीसरा बाजार उन्मुखी प्रशासन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कार्यवाही से पूर्व आकलन वो सही है। तो एक लोक प्रशासन में यह एक महत्वपूर्ण अप्रोच है, उपागम है, व्यवहारवादी जो बिहेवियरल थ्योरी है, इसमें जो कार्रवाई से पूर्व आकलन किया जाता है। इस प्रकार के तकनीकी शब्द से जो है प्रश्न बहुत आते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सिद्धांत का अनुयायी नहीं है। तो पहला पुरातनवादी, दूसरा मितव्ययिता, तीसरा अभिप्रेरण और चौथा नियंत्रण। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरण वो नहीं है, क्योंकि जो सोशल अप्रोच है उसमें पुरातनवादी, मितव्ययिता, नियंत्रण एक प्रकार से रूढ़िवादी जो है उपागम है। तो यहाँ इसका जो है इस प्रकार की विशेषता होती है और इसमें जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक सिद्धांत, तो उसमें अभिप्रेरण जो है वो शामिल नहीं है। तो जो लोक प्रशासन विषय है वो एक प्रकार से अगर उसको आप पढ़िएगा तो वहाँ आपको तर्कशास्त्र और जो लॉजिक है उसकी भी उपयोगिता अधिक है। तो ऐसे दृष्टिकोण से भी उसे पढ़े जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। दूसरा, इस कार्यालय का निष्पादन 1947 से पूर्व गवर्नर जनरल के सचिव द्वारा किया जाता था। तीसरा, मंत्रिमंडलीय सचिवालय की स्थापना कार्यकारिणी परिषद के स्थान पर की गई। और चौथा, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें से कौन सा गलत है। तो चौथा ऑप्शन है, जो कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो कैबिनेट सचिव होता है। और यदि बाकी ऑप्शन को लिया जाए तो वो ऐतिहासिक है, इसकी जो बैकग्राउंड है उससे पूछा गया है जो पीएमओ के बारे में। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन मिलान सत्य है। तो जो ए है वो संगठन, उसका मिलान है किसी व्यवसाय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहकारिता से कार्य कराने का तंत्र। बी, प्रबंध, जिसका मिलान है अन्य लोगों से कार्य कराने का बोध। सी, प्रशासन, जिसका मिलान है नीति, उद्देश्य एवं कार्यक्रमों का निर्माण तथा अनुपालन। तो पहला ऑप्शन है केवल सी सही, दूसरा सी भी सही, तीसरा केवल ए सही और चौथा ए बी सी तीनों सही। तो जिसका ऑप्शन आसान प्रश्न है चौथा ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें जो संगठन की परिभाषा, प्रबंध की परिभाषा, प्रशासन की परिभाषा, तो लोक प्रशासन और पॉलिटी में ध्यान रखना चाहिए कि आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा परिभाषा को जाने। जैसे कभी कभी होता क्या है कि अगर पूछ दिया जाए कि अधिकार क्या है, ऐसे इंटरव्यू में ये प्रश्न आता है, या कर्तव्य क्या है, शासन क्या है, प्रशासन क्या है, सरकार क्या है, सत्ता क्या है, तो यह समस्या हो जाती है उसे। ऐसे तो आप समझते हैं क्योंकि बड़ा ही व्यवहारिक जो है ये शब्दावली है, लेकिन जब उसे परिभाषित करने की बात आती है तो वहाँ वो समस्या होती है। तो इसीलिए उसे पढ़ लेना आवश्यक है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है एबीसी सही, वो तीनों सही। अगला प्रश्न है कि किसे 1978 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया जबकि वे अर्थशास्त्री न होकर व्यवहारवादी थे। तो पहला ऑप्शन हर्बर्ट साइमन, दूसरा हेनरी फ्योल, तीसरा मैक्स वेबर और चौथा कोनाइन। तो जो इसका पहला ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, क्योंकि वो एक लोक प्रशासन से संबंधित थिंकर थे, व्यवहारवादी थे। लेकिन 1978 में जो उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया वो इकोनॉमी के योगदान में दिया गया था। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र पर नोबेल प्राइज़ ले ले। तो इसका जो सही ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, जो कि एक चर्चित लोक प्रशासक चिंतक हैं। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है। नेतृत्व उन गुणों के संयोग का नाम है जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने के योग्य होता है। तो पहला ऑप्शन है ग्लोवर, दूसरा टीड,
तीसरा मुरे और चौथा टेरी। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है टीड, वो सही है, क्योंकि ये एक बहुत ही चर्चित परिभाषा है जो कि लीडरशिप के बारे में यह बताता है और बहुत ही सटीक परिभाषित उसको किया गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन वो सही है। तो स्टेटमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जब नेता अपने अनुयायी के साथ संपर्क नहीं रखता है और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा स्वयं निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है तो वो किस प्रकार की विशेषता में कैसे नेतृत्व का बोध होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि लीडरशिप की परिभाषा के बारे में। तो पहला निर्बाध नेतृत्व, दूसरा निरंकुश नेतृत्व, तीसरा जो है वो जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो जनता नेतृत्व और चौथा जो है अधीनस्थ नेतृत्व। तो जो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, निर्बाध नेतृत्व। जो फ्री रेन लीडरशिप है वो यहाँ चर्चित है। इसमें होता क्या है कि कोई अगर देश है जहाँ आमतौर पर तो लीडरशिप जो है वो इसलिए होता है कि लोगों को निर्देशन करे, मार्गदर्शन करे, लेकिन जहाँ बहुत सिविलाइज सोसाइटी है, बहुत सभ्य लोग हैं, शिक्षित हैं और अपने में विवेक रखते हैं, तो वहाँ लीडरशिप की बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो अपने से उस कार्य को करने लगते हैं और उसके लिए कोई एग्जीक्यूटिव लीडरशिप या लेजिस्लेटिव लीडरशिप की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ जो फ्री लीडरशिप के बारे में, निर्बाध नेतृत्व के बारे में ये डेफिनेशन है कि जब नेता अपने अनुयायी के साथ संपर्क नहीं रखता तथा उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा स्वयं निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो ये लीडरशिप बेस्ट लीडरशिप में आता है। बहुत बार ऐसा होता है भारत में कि नेता चाहता है कि हम जनता के बीच बैठे ही रहें, वो उसे हीरो माने, उसे सिर पे बैठा के रखे, लेकिन वो कार्य में नहीं करता है। ऐसा देखा जाता है व्यवहार में अधिक, लेकिन बहुत कम ऐसा लीडरशिप होता है जो कि लोगों को ही प्रेरित करता है और उन्हें भी लीडर बनने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है निर्बाध नेतृत्व तो सही है। अगला 8वां प्रश्न है कि पार्किंसन नियम क्या है। तो पहला, काम में वृद्धि ना होने पर भी कर्मचारी वर्ग की वृद्धि, दूसरा कर्मचारी वर्ग की बृहत छटनी, तीसरा अधिकारी श्रेष्ठता की भावना और चौथा शक्ति प्रेम। तो ये पार्किंसन जो नियम है लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण नियम है, जिसमें पहला ऑप्शन इसका सही है, जो कि काम में वृद्धि ना होने पर भी कर्मचारी वर्ग की वृद्धि। तो इसके तहत जो है एक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ऐसे देखा जाता है कि काम में जब वृद्धि ना हो तो छटनी होती है, लेकिन कर्मचारी वर्ग की वृद्धि यहाँ की जा रही है। तो ये पार्किंसन का जो है महत्वपूर्ण नियम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला, अनुच्छेद 309 में राष्ट्रपति को सरकारी सेवकों से के लिए जो है उचित नियम बनाने की चर्चा की गई है। दूसरा, 1964 के केंद्रीय सिविल सेवा के आचरण नियम बनाए गए थे। तीसरा, हुबर आयोग का संबंध प्रशासनिक तटस्थता से है। और चौथा, व्हाइटले परिषद का संबंध बजट से है। तो ये सही आसान प्रश्न है। चौथा, व्हाइटले परिषद का संबंध बजट से गलत है, क्योंकि जो व्हाइटलेवाद है अपने आप में एक बृहत जो है वो अध्याय है। वो यह बताता है कि विवाद जो है निपटारा या वार्ता पद्धति या डायलॉग जो टॉकिंग होता है, चाहे वो सॉफ्ट टॉकिंग हो, हार्ड टॉकिंग हो, तो उसके तहत जो है व्हाइटले परिषद जो है संबंधित है इससे। और आप अगर देखिएगा कि 1916 में यूके में जो है वो श्रम के क्षेत्र में इस प्रकार के बहुत से वार्ता डेवलप हुई। 1919 में भारत में भी जो है यहाँ सिविल सेवा से संबंधित जो है प्रतिवेदन दिया गया, जिसमें विवाद निपटारा महत्वपूर्ण भाग था। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है व्हाइटले परिषद का संबंध बजट से गलत है, क्योंकि इसका संबंध विवाद निपटारा से है। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक अधिकारियों को वार्षिक चल अचल संपत्ति कोई वेबसाइट पर घोषणा की अनिवार्यता के संबंध में किस समिति से है। तो पहला, होता समिति, दूसरा चतुर्वेदी समिति, तीसरा माथुर समिति और चौथा अलग समिति।
तो ये आसान प्रश्न है कि पहला जो है होता समिति, इसका ऑप्शन सही है। होता समिति ने जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके वार्षिक चल अचल संपत्ति को वेबसाइट पर घोषणा करने की बात की गई। और अभी देखा जाता है कि लोग भ्रष्टाचार में जो है इस पर कार्रवाई की जाती है। उससे आमतौर पर लोग जानते हैं कि हाँ कोई किसी पदाधिकारी का वेतन इतना है, परंतु व्यवहार में देखा जाता है कि वो अधिक गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं, तो उस पर वाद दायर किया जाता है। तो ये सुशासन का एक प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है कि सुशासन के अंतर्गत सेवा का अधिकार कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? पहला बिहार, दूसरा कर्नाटक, तीसरा असम, चौथा मध्य प्रदेश। तो चौथा मध्य प्रदेश सही है। तो जो यहाँ सिटीजन चार्टर से संबंधित जो कानून है वो 1997 में जो भारत के सभी मुख्यमंत्री की बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की थी, वहाँ बात रखी गई थी। और ये 2010 में ही आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश ने इसे लागू किया। उसके बाद 2011 में पूरे भारत में इसके लिए कानून बनाया गया। और सुशासन की अवधारणा के तहत जो सेवा संदाय जो सिटीजन चार्टर का कानून है, इसके अंतर्गत 1991 में ही लंदन में बैठक हुई और पूरे इंग्लैंड में इसे लागू किया गया था। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा द्वारा सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो पहला ऑप्शन 2010, दूसरा 2011, तीसरा 2012, चौथा 2014। तो दूसरा ऑप्शन सही है। ये 2011 में इसे लागू किया गया था, पारित हुआ। और भारत में भी इसी वर्ष 30 अगस्त 2011 को यह आया था और इसी वर्ष ही झारखंड में भी यह लागू हुआ। इसमें कुल 175 सेवा सम्मिलित की जाती है और इसमें एक टाइम लाइन है। अगर इस टाइम लाइन का अगर उल्लंघन किया जाए तो इसके लिए दंड भी है। और एक महत्वपूर्ण है जिससे लोगों के बीच सुशासन की अवधारणा जो है परिपक्व होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जो सेवा कानून के संदर्भ में है? तो पहला, सिटीजन चार्टर में सेवा प्रदान के उल्लंघन पर अपीलीय प्रक्रिया है। दूसरा, जुर्माने की राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काटने का प्रावधान है। तीसरा, प्रत्येक जिला में जिला सूचना पदाधिकारी को इसके कार्यान्वयन का दायित्व दिया गया है। और चौथा, इस संदर्भ में राज्य स्तरीय आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है, जो कि यहाँ सही होगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन में जो प्रत्येक जिला में जिला सूचना पदाधिकारी ना होकर वो जिला उपायुक्त जो होता है, जो डीएम होता है, एटीसी होता है, उसे इसके कार्यान्वयन का दायित्व दिया गया है सिटीजन चार्टर से संबंधित, जो उसका ऑल इन ऑल होता है। तो यह तीसरा ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो पहला 1962, दूसरा 1964, तीसरा 1966 और चौथा 1974। तो यहाँ जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही है 1964 में, क्योंकि 1962 में जो संथानम कमेटी इसके लिए गठित की गई थी, उसने लोक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसकी अनुशंसा की और ये इसके लिए आयोग बनाया गया और पूरे भारत में इसके लिए वैधानिक जो है वो प्रक्रिया पूरी की गई। 1964 में यह पूर्ण हुआ आयोग के रूप में और इसके माध्यम से जो है ये निकाय बना। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात के सुशासन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में सुशासन को क्या माना है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कर्तव्य, दूसरा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, तीसरा हमारी प्रस्तावना और चौथा हमारी आंतरिक आत्मा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि अब 2018 में जो मन की बात है उसके अंतर्गत जो बाल गंगाधर तिलक को कोट करते हुए उन्होंने जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वो नारा बताया था, उसमें उन्होंने अधिक शासन और कम सरकार की बात की गई। इसमें उन्होंने सुशासन के बारे में बहुत बड़ी चर्चा की थी, बहुत बृहद चर्चा की थी और इसी संदर्भ में उन्होंने इसे जन्मसिद्ध अधिकार माना था। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है। जो
प्रधानमंत्री की मन की बात है उसे ध्यान से अध्ययन करना चाहिए, उसको सुनना भी चाहिए, अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्नों की बारंबारता बहुत अधिक होती है। क्योंकि एक वो सरकारी वॉइस है बहुत प्योर, तो वहाँ उस प्रकार के जो योजनाएं हैं या कार्यक्रम है या वो संकल्पना है या कोई प्रस्ताव है, उस पर जो है वो बहुत ही रिसर्च करके वो उसको बनाते हैं, तो उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि सुशासन के संदर्भ में किसने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त करने की सिफारिश की थी? तो ए द्वितीय प्रेस आयोग 1982, बी द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2006, सी HD सॉरी कमेटी 1997। तो पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा केवल सी, तीसरा ए बी और चौथा ABC। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है ABC, यानी द्वितीय प्रेस आयोग, द्वितीय प्रशासनिक आयोग और HD सॉरी कमेटी जो इसी पर ही गठित था, इसने यह बात की कि जो RTI अगर हम लाएंगे, तो RTI अगर हम लाते हैं तो उसके अंतर्गत जो गुप्ता की बात है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून है जिसमें शासकीय गोपनीयता की बात की गई है, उसके माध्यम से बहुत सी जानकारी लोगों को नहीं दी जाती है। और इसकी जो 1923 की तत्कालीन धारा 5 और 6 है, इसके नाम पर जो है वो इसे गुप्त बताते हैं और शासकीय गुप्त का हवाला देते हैं। इस संदर्भ में 1975 में जो राजनारायण केस में भी कोर्ट ने ये बात कही थी, ये इस प्रकार के जो निरंकुश कानून है उसे निरस्त करना चाहिए। तो सुशासन के अंतर्गत ये जो चौथा ऑप्शन है इसकी ABC यानी तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, लोक सूचना अधिकारी को अधिकार है कि वह अपने सूचना मांगने का कारण पूछ सकता है। तो यानी लोक सूचना अधिकारी को अधिकार है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण पूछ सकता है। दूसरा, जन सूचना प्राधिकारी द्वारा भ्रामक जानकारी देने पर दंड रखा गया है। तीसरा, केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग इसके अनुश्रवण या सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण निकाय है। और चौथा, ब्रिटेन में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का यानी विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का कानून बनाया था। तो ये RTI से संबंधित है। जो इसका पहला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि लोक सूचना जो अधिकारी को अधिकार है कि वो अपने आपसे सूचना मांगने का कारण पूछ सकता है, जो कि एकदम गलत है। तो कोई भी जो लोक सूचना पदाधिकारी है या द्वितीय सूचना पदाधिकारी है या सूचना आयोग है, वो कभी भी आपसे यह नहीं पूछ सकता है कि आप क्यों सूचना मांग रहे हैं। ये कभी इस प्रकार के तथ्य, इस प्रकार के नियम नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन वो सही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से अगर 250 साल पहले लिया जाए, 1766 में, तो स्वीडन ने सबसे पहले यह कानून बनाया, भारत में यह 2005 में आया। तो इस प्रकार के कानून से जो है सुशासन की अवधारणा और भी परिपक्व होती है। अगला प्रश्न है कि RTI निम्नलिखित में से किन मामलों में इनकार किया जा सकता है? तो ए, राष्ट्र की संप्रभुता, बी, राष्ट्र एकता अखंडता, सी, सामरिक हित। तो पहला केवल ए, दूसरा AC, तीसरा BA और चौथा ABC। तो ये चौथा जो ऑप्शन है ABC यानी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता अखंडता, सामरिक हित, तो इन मामलों में जो है वो इनकार किया जा सकता है। आपको इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और जो सामरिक बातें हैं उससे बड़ी कोई बात है नहीं, वो तो हमारी आत्मा है। तो इससे जो है देश को खतरा नहीं उत्पन्न हो, इसलिए ऐसी बात की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, सूचना अधिकार कानून का पूरक विसिल ब्लोअर अधिनियम 2014 को पारित हुआ। दूसरा, इसमें सरकार के साथ साथ कोई भी गैर सरकारी संगठन भी विसिल ब्लोअर हो सकता है। तीसरा, विसिल ब्लोअर में जांच के लिए CBI की सहायता नहीं ली जा सकती है। और चौथा, इसमें गलत या फर्जी शिकायत पर भी दंड का प्रावधान है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि विसिल ब्लोअर में जांच के लिए CBI की सहायता नहीं ली जा सकती, ये असत्य बात है। विसिल ब्लोअर अगर
जांच के लिए बात को आगे बढ़ाए तो अंतिम रूप से वो CBI के पास भी जा सकती है। ऐसा बहुत मामलों में देखा गया है कि जो झारखंड के जादरेज जो मनरेगा से संबंधित विसिल ब्लोअर हैं, बहुत सी जांच उसमें चल रही हैं। तो इस प्रकार जो ये विसिल ब्लोअर अधिनियम है उससे संबंधित ये यहाँ प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि किसका कथन है कि गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट, अर्थात सरकार वही सर्वोत्तम है जो कम शासन करे। तो पहला महात्मा गांधी, दूसरा रूसो, तीसरा हेनरी डेविड थोरो और चौथा लिविंगस्टोन। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है हेनरी डेविड थोरो वो सही है। बहुत जगह में आप देखिएगा कि थॉमस जेफरसन को भी बोला गया है या जॉन लॉक को भी, जो थिंकर है, राजनीति शास्त्री हैं। लेकिन इसको तकनीकी रूप से देखा जाए तो 1837 में सबसे पहली बार मैगजीन में ये बात सामने आई थी और हेनरी डेविड थोरो ने ये चर्चित कथन को पोस्ट किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है।